हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा जो 6 चैप्टर चल रहा है उसकी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है एच। और लास्ट के जो लेक्चर में हमने 6 चैप्टर की इस एक्सरसाइज एच का वर्किंग मेथड सीख लिया था और हमने इसके प्रश्न भी कर लिए थे। एक एग्जाम्पल भी लिया था बच्चों मैंने, ताकि इससे आपको समझ में आए वर्किंग मेथड। लेकिन आज हम फिर 6 चैप्टर की इस एक्सरसाइज एच के कुछ और प्रश्न लेंगे, ताकि इससे आपको जो एच एक्सरसाइज है इसमें कहीं किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और आप इसका वर्किंग मेथड अच्छे से समझ सकें। देखो, हम कुछ और प्रश्न लेते हैं। मैं एग्जांपल नंबर 4 6 चैप्टर का जो एच एक्सरसाइज है, इधर देखो, ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब सबसे पहला काम, इसे प्रतीकात्मक रूप में चेंज करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म में। और सिंबॉलिक फॉर्म ही कहती है कि हम एक ऑपरेटर फॉर्म कि डी कैप डी होता है डी बट्टा डी एक्स। तो यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कितनी बार डिफ्रेंशिएशन है? 2 बार। तो डी टू एक्स टू डी टू, फिर 4x डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी वन टाइम डिफ्रेंशिएशन, यानी डी प्लस 2, और y तो सब में से कॉमन। तो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर दिया, प्रतीकात्मक रूप में। ये इक्वेशन कौन सी? फर्स्ट दे देते हैं इसको, है ना। अब सुनो, यहां देखो, x और d पे पावर सेम सेम 2 2, यहां पे भी x और d पे पावर सेम सेम 1 और 1। लेकिन ये जैसे मैंने बताया था लास्ट की एक्सरसाइज में, जब हमने मैं इसमें करा था, अपने क्वेश्चन किए थे इसके, और इसका वर्किंग मेथड ही मैंने सिखाया था कि x और d पे घातें कैसे होंगी? समान। तो ये इस टाइप की होमोजीनियस है। ये मैंने ये नहीं कहा कि प्रत्येक पद की घात समान हो, हाँ, मैंने इसमें ये बोला है कि x और d पे पावर सेम हो। अब सुनो, जो 6 चैप्टर है हमारा h, इसकी एक्सरसाइज चल रही है, इसमें हमने क्या सीखा? अचर गुणांकों में परिवर्तित करना, कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करना। इधर देखो, d का कोफिशिएंट कौन है? फिलहाल x। d का कोफिशिएंट कौन है? x। हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा, अपन ने जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ी है h से पहले, इस एक्सरसाइज h से पहले जितनी भी एक्सरसाइज हमने पढ़ी है उन सब में सिर्फ यही सीखा है कि जो क्वेश्चन था वो अचर गुणांकों का होता था। लेकिन ये क्वेश्चन अचर गुणांकों का नहीं है, तो हमें पहले से अचर गुणांकों कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करेंगे। देखो आओ कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक प्रतिस्थापन करते हैं, z बराबर log x। क्या प्रतिस्थापन करते हैं? z बराबर log x। यहां से x की वैल्यू कितनी? e की पावर z, और एक नया ऑपरेटर d1 जिससे हम बोलते हैं d बट्टा dx। ये नया ऑपरेटर है। और इक्वेशन 1 को हम रिड्यूस करेंगे। इक्वेशन 1 का परिवर्तित रूप देखो कैसे चेंज करते हैं। x2 d2 को हम क्या लिखते हैं? d1 माइनस 1, यही लिखेंगे। x2 d2 को हम क्या लिखते हैं? d1 माइनस 1 प्लस 4। xd को क्या लिखेंगे हम? d1। देखो कन्वर्ट हो गई है, और x की जगह e की पावर z। अब ये देखो अचर गुणांकों में बदल गई, कांस्टेंट कोएफिशिएंट बदल गई। इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो, d1 और d1 स्क्वायर, d1 माइनस 1 तो माइनस के d1, और प्लस का 4d1 तो ये प्लस का 3d1 प्लस 2। अब बात करते हैं, अब ये प्रश्न बन गया अचर गुणांकों वाला, यानी पुराना प्रश्न बन गया। अब इसके CF निकालेंगे और PI निकालेंगे, वही पुराने मेथड है CF और PI के। CF और PI के लिए मैं कोई नया मेथड आपको नहीं सिखा रहा, और ना ही मैंने सिखाया इस एक्सरसाइज एच में। मैंने केवल इस एक्सरसाइज एच में केवल एक ही काम सिखाया है, वो है केवल और केवल कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना। चलिए सबसे पहले बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन किस बनाते हैं? डी की जगह m रख दो, तो m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करते हैं। 3m को क्या लिख दें हम? 2m प्लस m। अरे 3m को 2m प्लस m लिखेंगे, तो देखो इसके फैक्टर क्या होंगे? इन दोनों में m कॉमन, तो m प्लस 2
और लास्ट के जो है इसे m+2, m+2 कॉमन आएगा तो m+2 और m+1, तो यहां से m की कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, -1 और -2, इससे -1 और इससे -2, तो m की दो वैल्यूज आई और दोनों की दोनों वैल्यूज कैसी हैं, डिफरेंट, तो हम CF लिखेंगे। आओ सबसे पहले हम CF लिखते हैं। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लास्ट के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन लिया था और सेम ऐसे ही मैंने सॉल्व किया था, बिल्कुल देखिएगा। अब इक्वेशन अब सुनो, CF लिखेंगे। CF हम लिखते हैं C1 e की पावर m1, m1 की वैल्यू -1, x नहीं z लिखेंगे क्योंकि नया ऑपरेटर आ गया D1, और C2 e की पावर m2, m2 की वैल्यू 2 और x z। देखो CF लिखते तो ऐसा C1 e की पावर m1x प्लस C2 की पावर m2x, परंतु ऑपरेटर चेंज हो गया, अब ऑपरेटर D1 आ गया जो d/dz है। अब इधर देखिएगा, अब निकालेंगे हम PI, पार्टिकुलर इंटीग्रल। PI कैसे निकालेंगे, इधर देखो, D1 स्क्वायर प्लस 3D1 प्लस 2 और ये e की पावर z, ऐसे निकालते ना PI, उस फंक्शन को नीचे ले आते। अब देखिएगा, अब सभी बच्चे इसको देखो, सबसे मैंने इसको देखो, ये जो Q है ये e की पावर z है। अगर ये सिंपल e की पावर x होता, अगर Q क्या होता, सिंपल e की पावर x होता, तो इसके लिए तो हम PI के निकालने का मेथड जानते हैं, शॉर्ट मेथड, लेकिन ये तो कुछ और है, डिफरेंट है। तो इसके लिए PI कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए PI निकालेंगे जनरल मेथड से, और जनरल मेथड कहता है कि इसके फैक्टर करो, तो फैक्टर तो हो रहे पहले से ही, D1+1 और D1+2, ये मैंने फैक्टर कर दिए। और सबसे अच्छा है कि इसके फैक्टर कर लीजिए, और फैक्टर करने के बाद आप क्या करें, कोशिश करें यहां पर आप आंशिक बिंदु बना लें ताकि उससे इजी हो जाता है क्वेश्चन। आंशिक बिंदु बना रहा हूं, देखो मैं ट्राई करता हूं, आंशिक बिंदु बनाता हूं, D1+1 इधर -1/D1+2, ये आंशिक बिंदु बनाते हैं। देखो अब इसके एलसीएम लोगे, तो D1+1 और D1+2 एलसीएम है, ये आगे, ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, D1 से D1 कैंसिल, 2 में से 1 जाएगा तो -1, प्लस का 1, अरे वाह, ऊपर तो प्लस का 1 ही हो गए इसके, तो डायरेक्ट ही नहीं आई होगी बात समझ में, मैं दोबारा बताता हूं। इसके आप एलसीएम लोगे, तो ये D1+1 एंड D1+2, और ये D1+2 इधर आएगा और D1+1 उधर जाएगा, तो ये कैंसिल, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, ऊपर 1 ही तो है। ये मैंने डायरेक्ट आंश बिंदु बना दी, नहीं तो आप रफ में तो आंश बिंदु बना ही सकते हो, अलग से आती होगी आपको, मैंने सिखा भी रखी है। ये जो दोनों लीनियर फैक्टर है, a/this प्लस b/this, a के नीचे पहले वाले फैक्टर को प्लस b के नीचे दूसरे फैक्टर को, फिर आंशिक बिंदु बना लो दोनों पक्षों कंपेयर करके। इधर देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इस e की पावर इसको इस पे भी ऑपरेट कर देंगे, D1+1 e की पावर z, और इस पे भी ऑपरेट कर देंगे D1+2 e की पावर z। अब बात आती है इसको कैसे, एक फॉर्मूला याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा रखा है, D प्लस एल्फा और Q, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, सूत्र क्या, इसका सूत्र याद है, 1/D प्लस एल्फा Q। अगर प्लस का एल्फा आए तो क्या लिखते हैं, e की पावर माइनस का एल्फा x, इंटीग्रेशन, अंदर क्या लिखता है, प्लस का एल्फा, और ये Q और ये dx, ये फॉर्मूला होता है ये। तो उसी फॉर्मूले में चलेंगे हम। इधर देखो, ये यहाँ पे अल्फा कौन है, 1, देखो यहाँ पे अल्फा कौन है, 1 है, और यहाँ पे अल्फा कौन है, 2, देखो D प्लस एल्फा। लो आगे करते हैं,
परंतु एक बात सुनो, अपन x की जगह z लिखेंगे क्योंकि नया ऑपरेटर z है, तो x की जगह लिखेंगे z। अब d प्लस एल्फा, तो e की पावर माइनस एल्फा z, अंदर प्लस का एल्फा z, तो 1z। और q, q बोले तो दिस e की पावर z और dz, फिर माइनस ऐसे सिमिलरली इसलिए e की पावर ये d प्लस एल्फा, एल्फा की वैल्यू 2 है, तो e की पावर माइनस का 2z, अंदर ये प्लस का आएगा और e की पावर z और dz। अब बात करते हैं इसका इंटीग्रेशन। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो लेट e की पावर z को क्या मान लीजिए, t मान लो, तो e की पावर z का डिफरेंशियल e की पावर z, dz बराबर dt। तो देखो ये e की पावर माइनस z, e की पावर z dz तो क्या बन गया dt, और e की पावर ये, इसका तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस का 2z। अब सुनो, ये e की पावर 2z है, e की पावर 2z को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर z इंटू e की पावर z, दो बार लिख सकते हैं। देखो e की पावर 2z को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर z इंटू की पावर z, तो e की पावर z dz, तो एक तो dt बन जाएगा, एक e की पावर z बचेगा जिसको हम t लिख देंगे, और e की पावर में भी तो e की पावर z है ये t। देखिए हमने ऐसा किया, इसका हम समाकलन करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड से, खंडस समाकलन करेंगे। कौन समाकलन, खंडस, देखो बाई पार्ट, तो सिंपल देखिएगा e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और फिर इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड कैसे लगाते, याद है ना बाई पार्ट का फॉर्मूला, फर्स्ट को छोड़िए सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो t का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना हुआ, t का रेस्पेक्ट 1, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, अगेन करते हैं e की पावर t। ये हमने बाई पार्ट का फॉर्मूला लगा दिया। बाई पार्ट का फॉर्मूला याद तो है ना आपको, फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, और अगेन इस पूरे का भी इंटीग्रेशन। ये जो मैंने फॉर्मूला है ये बाई पार्ट का लिखा है, इसका फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब आप इसमें t की वैल्यू रख दीजिए, और t की वैल्यू रखने के बाद आप z की वैल्यू भी रख देना, और ये हमारा क्या गया pi, और आप निकाल लो अभिष्ट हल z इक्वल, सॉरी अभिष्ट हल कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू cf प्लस पी, पर z का मान अवश्य रख देना। z की वैल्यू कितनी है, log x, z की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना, आंसर तो हमें x में देना है। तो इस तरह ये प्रश्न, तो एक बात आपके दिमाग में फीड करो कि अगर q, सबसे q को देखो, q को, अगर q ऐसा हो कि जिसका हमें शॉर्ट मेथड पता हो तो कर लीजिए, जैसे e की पावर x, sin ax, cos ax, या x की पावर n, या फिर e की पावर ax इंटू v, मतलब जितने भी हमने शॉर्ट मेथड के पढ़े ना, और x की पावर n इंटू साइन एक्स, या x की पावर n इंटू cos x, अगर इनके अलावा कुछ और आए q का मान, तो जनरल मेथड से ही करना। ऐसे जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखा रखा है जनरल मेथड के, और 6 चैप्टर जनरल मेथड हमने कौन सी एक्सरसाइज में सीख लिया था, 6 चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर बी में ही सीख लिया हमने। कौन सी एक्सरसाइज सीख लिया, ओनली बी में ही, ये जनरल मेथड। देखो एक और प्रश्न लेते हैं हम, ट्राई करते हैं, ये प्रश्न खत्म, एक और प्रश्न हम ट्राई करते हैं बुक का। देखिएगा, हम लेते हैं बुक का एग्जाम्पल नंबर 10, सॉरी 9 ले लें या 10 लेते हैं। चलो क्वेश्चन तो सारे इजी हैं, आप लोग एक बार इनको ट्राई जरूर करेंगे ना बच्चों। लो एग्जाम्पल 8 लेते हैं हम, ये अच्छा एग्जाम्पल है और एग्जाम में हुआ प्रश्न है, x की घात 3 d3y अपॉन dx क्यूब प्लस 2x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2y 10x प्लस 10 अपॉन x। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया है
क्योंकि एग्जाम में आया वो प्रश्न भी है, अच्छा प्रश्न और सिंपल भी है, ऐसा नहीं कि कठिन हो। देखो आपको वर्किंग मेथड पता है और क्वेश्चन करने का तरीका पता है तो आप सारे प्रश्न कर सकते हो, पर वर्किंग मेथड पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम, वापस से हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रतीकात्मक रूप में चेंज करेंगे, क्योंकि इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म में तो चेंज करना पड़ेगा ना हमें। लाओ प्रतीकात्मक रूप, ऑपरेटर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म भी बोल सकते हो। 3 बार डिफ्रेंशिएशन यानी x3 d3 2, 2 बार डिफ्रेंशिएशन d2 और 2, यहां तो एक भी बार नहीं है, और y कॉमन 10x प्लस 10 अपॉन x, इक्वेशन 1 दे देते हैं अपन इसको, ठीक है। और हाँ लेट, अब ये अचर गुणांक नहीं है, डी के कोफिशिएंट कौन है x, लेकिन सेम पावर में, ये ध्यान रखना सेम पावर में होने चाहिए। चलो हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, z इक्वल टू log x, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी की पावर z, और एक नया ऑपरेटर d1 जिसको हम लिखते हैं d बटा dz। इक्वेशन 1 को हम रिड्यूस करते हैं, इक्वेशन 1 रिड्यूस टू समीकरण 1 का परिवर्तित रूप देखो, तो हम x3 d3 को क्या लिखेंगे, d1 माइनस 1 एंड d1 माइनस 2, फिर प्लस x2 d2 क्या लिखेंगे, d1 माइनस 1 प्लस 2, और ये y इधर देखो 10, x की जगह e की पावर z प्लस 10 अपॉन x है, 10 में अपॉन में e की पावर z। तो ये हमने क्या कर लिया, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, d1 प्लस माइनस 1 d1, इसको मल्टीप्लाई करें तो d1 से d1 स्क्वायर माइनस के 2d1, माइनस के तो माइनस के 3d1 और माइनस माइनस प्लस 2, ये 2d1 स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस का 2, और ये y 10 e की पावर z प्लस 10 e की पावर माइनस z, ऊपर ले आते हैं e की पावर z को। और देखिएगा एक बार और d1 और d1, एक मिनट यहाँ ब्रैकेट लगेगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, d1 क्यूब माइनस के 3 d1 स्क्वायर प्लस का 2d1, और एक 2d1 स्क्वायर माइनस के 2d1 प्लस 2y और 10 e की पावर z प्लस 10 e की पावर, एक बार कैलकुलेशन को दोबारा देखते हैं, d1 स्क्वायर d1 क्यूब माइनस के 3d1 स्क्वायर प्लस का 2d1, ओके, प्लस का 2d1 माइनस के 2d1 कैंसिल हो जाएंगे। और देखिए इसकी आई कैलकुलेशन, अब देखें इसको, अब ये d1 का क्यूब, देखिएगा अच्छे से, d1 का क्यूब और ये माइनस के 3d1 स्क्वायर प्लस का 2d1 स्क्वायर यानी माइनस के d1 स्क्वायर, और क्या बच रहे हैं देखो इसमें, ये सब काम है, ओनली प्लस का 2 बच रहा है ये, और ये y 10 e की पावर z प्लस 10 e की पावर माइनस z। तो ये अपन ने यहां तक सोल्व कर लिया और यहां तक पहुंच गए। अब बात करते हैं कि ये समीकरण अचर गुणांकों में बदल गई, किसमें चेंज हो गई, अचर गुणांकों में कन्वर्ट हो गई। अब बात करते हैं इसके CF की, CF कैसे निकालेंगे, वही ऑक्सिलरी इक्वेशन, D की जगह क्या रखो m, तो m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बात करते हैं इसके डायरेक्ट फैक्टर हो सकते हैं क्या, ट्राई करते हैं। m स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूं, माइनस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, देखिएगा इससे क्या होगा, इन दोनों में m स्क्वायर कॉमन, तो m माइनस 2, ओके, और इसमें काम नहीं बनेगा, फैक्टर नहीं हो रहे। अगर फैक्टर डायरेक्ट नहीं हो तो हमारे पास एक और मेथड है कि हम m का कुछ मान रख के चेक करते हैं। देखो डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो रहे, माइनस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर नहीं होंगे बच्चों, तो अब क्या करें, इधर देखो
तो m की कोई वैल्यू रखो, m बराबर 1 रख के चेक करो, 1 रखो, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, अरे तो कैंसिल है, लेकिन ये 0 नहीं हुआ। m की वैल्यू -1 रख के देखो तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर वो तो प्लस हो जाएगा, लेकिन आगे तो माइनस रहेगा। अरे वाह, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब m इक्वल टू -1 पे समीकरण 0 हो रही है, तो m प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। दूसरे फैक्टर के लिए क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। चलो भाग लगाते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे m प्लस 1 का, तो डिवाइड करने पे कुछ ऐसा आएगा m स्क्वायर, तो m स्क्वायर m m क्यूब प्लस के m स्क्वायर, तो माइनस के m, ताकि माइनस के m, तो यहाँ हमें लगाना पड़ेगा, इधर देखिए m स्क्वायर 1 से तो m क्यूब प्लस के m स्क्वायर, तो मैंने माइनस m से किया, और माइनस के m आएंगे, तो उससे माइनस के m आएंगे, तो इसके लिए हम लगाते हैं प्लस का 1, प्लस का 1 लगाया अपन ने, लेकिन हमें माइनस का m स्क्वायर चाहिए, तो इधर रुको एक मिनट, m स्क्वायर तो m क्यूब, इससे आएंगे प्लस के m स्क्वायर, तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस के 2m, और यहाँ माइनस के 2m थे, प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस का 2m, बिल्कुल ये फैक्टर हो गए। अब देखिएगा कि इसमें ये किसी का परफेक्ट होल स्क्वायर है, ये m माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है, तो m की वैल्यू इससे तो कितनी आ जाएगी, -1, और इससे m की वैल्यू कितनी है, प्लस का 1, ये दोनों रिपीट हो रही हैं। तब CF कैसे लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखो CF कैसे लिखेंगे, जब फैक्टर रिपीट होते हैं तो इसके लिए अलग लिखेंगे, और जो फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा उसके लिए अलग, तो C1 e की पावर m1 z, ये तो इसके लिए लिख लिया। अब ये रिपीट हो रहे ना, तो C2 प्लस C3x, अब x नहीं z, और e की पावर m, ये z, ये हो गया CF। अब बात आती है PI की। PI के लिए क्या करेंगे, इधर देखो, इस ब्रैकेट इसको अपॉन में ले जाइए, एक काम करो ना, एक फैक्टर फॉर्म में ले जाओ, इसके फैक्टर क्या हुए, इसके फैक्टर हुए ये m प्लस 1 यानी d प्लस 1, d1 प्लस 1 और d1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये फैक्टर हुए, और क्या होता है 10 e की पावर z प्लस 10 e की पावर माइनस z, दो वैल्यूज है ना अपने पास, बिल्कुल यही है, और क्या है z की वैल्यू, बिल्कुल सही। अब देखो तो, अब हम करेंगे इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो PI1, इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो PI2, अपन PI1 भी निकाल लेते हैं और PI2 भी निकाल लेते हैं। आइए देखिए कैसे निकालेंगे। अब PI1 और PI2 हम निकालते हैं, आराम से समझना अच्छे से, कि 1 अपॉन में ये d1 प्लस 1 और ये d1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अच्छे बच्चों की तरह देखो इधर, 10 e की पावर z प्लस, और ये d1 प्लस 1 और d1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब रूल क्या कहता, सुनो आराम से समझो, अगर e की पावर ax हो q की वैल्यू, तो नियम कहता है d की जगह a रख दीजिए। तो इस वाले में देखो, इस वाले में a की वैल्यू कितनी है, प्लस का 1, e की पावर ax यानी a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 रख के देखो, परंतु 0 नहीं होना चाहिए, पहले वाले फैक्टर में रखो 1 प्लस 1 0 नहीं, लेकिन सेकंड फैक्टर में 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ये, तो इसमें नहीं रखेंगे 10 e की पावर z। चलो इसमें 10 e की पावर माइनस ax, इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू इसमें माइनस का 1 है, आप यहाँ इस वाले पहले वाले फैक्टर में अगर -1 रखोगे तो 0 हो रहा है, लेकिन उसमें रखो सेकंड वाले फैक्टर में -1 का होल स्क्वायर। और अब देखो, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एक और एक तो कितने में 2, 1 1 तो 2 हो गए। अब सुनो, ये d माइनस a की होल पावर r, जब अपॉन में 0 हो तो एक फॉर्मूला था d माइनस a की होल पावर r, फॉर्मूला था x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, और ये 10 e की पावर j। ऐसे ही ये -1 माइनस के 2 और इसके साथ प्लस का 4।
डी प्लस वन होल पावर में आर की वैल्यू 1 है, तो एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और ये क्या आ गया हमारा पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये मैंने सूत्र लिखा रखे हैं आपको कि अगर अपॉन में जीरो, जैसे डी माइनस ए की होल पावर आर ई की पावर एक्स हो, तो ऐसे में एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर ई की पावर एक्स। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है जब अपॉन में क्या हो जीरो। तो आप, मैंने आज के लेक्चर में 2 एग्जाम्पल आपके लिए 6H के, आप और भी प्रश्नों को ट्राई करें। मैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी हम HSH क्वेश्चन फिनिश नहीं कर रहे, मैं एक छोटा सा नोट लिखा के एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, उसके 4 एग्जाम्पल है, उसके हम 4 एग्जाम्पल और करेंगे, बाकी फिर ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 6 और यूनिट भी कौन सी, सेकंड। तब तक मिलते हैं हम आगे, नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए।